हाँ जी नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम कलाम की जो टास्क बुकलेट है जो स्पेशल तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए है, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही यूज़फुल है। इसको अपन यहाँ पे इतिहास जो है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान का इतिहास। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, राजस्थान का इतिहास। इसमें प्राचीन जो इतिहास है राजस्थान के उसको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें आप खुद के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बना सकते हैं और यहाँ से आप एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं, क्योंकि आजकल नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ता है ना। तो चलते हैं टॉपिक पे। हाँ जी देखो, आज की जो क्लास होगी सबसे पहले अपन यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनकी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। प्राग ऐतिहासिक जो स्थल है उनके यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। देखो, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है वो सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो ACL कलाइल को जाता है। राजस्थान में जो पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है इस सर्वेक्षण का जो कार्य करने का जो श्रेय है 1871 में किसको जाता है, ACL कलाइल को जाता है। कलाइल ने दौसा में मध्य पाषाणकालीन कब्रों की खोज की थी। देखो कलाइल ने क्या किया था, दौसा में है ना मध्य पाषाणकालीन जो कब्र हैं उनकी क्या की थी, खोज की थी। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है वो सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का जो श्रेय है ACL कलाइल को जाता है, और कलाइल ने दौसा में मध्य पाषाणकालीन जो कब्रें हैं इनकी खोज की थी। इसके बाद में आगे चलते हैं। सरस्वती नदी तट पर स्थित विभिन्न प्राचीन स्थलों से संबंधित कार्य ओरेल स्टैन ने अप्रैल 1942 में किया तथा द जियोग्राफिकल जर्नल में इसे प्रकाशित किया। देखो सरस्वती जो नदी है इसके तट पर स्थित प्राचीन जो स्थल हैं उनको सर्वे संबंधी जो कार्य हैं वो ओरेल स्टैन ने किए। कब किए, अप्रैल 1942 में किए, और तथा इसका प्रकाशन कहाँ पे किया, द जियोग्राफिकल जर्नल में इसको प्रकाशित कराया। देखो बिल्कुल आसान सी बातें हैं कि सरस्वती जो नदी है उसके तट पर प्राचीन स्थलों के सर्वे संबंधी जो कार्य है ओरेल स्टैन ने किए, अप्रैल 1942 में किए, और तथा इनका जो प्रकाशन है द जियोग्राफिकल जर्नल में इनको क्या किया, प्रकाशित कराया। देखो नेक्स्ट बात करते हैं 1870 ईस्वी में CA हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से निर्मित पाषाणकालीन हस्त कुठार की क्या की खोज की। देखो 1870 में CA हैकेट हो गया ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ में पत्थर से निर्मित जो पाषाणकालीन जो हस्त कुठार है ना, हैंड एक्स से, इनकी क्या की खोज की। तो देखो 1870 में क्या होता है, CA हैकेट ने क्या किया, जयपुर और इंद्रगढ़ में पत्थर से निर्मित जो पाषाणकालीन जो हस्त कुठार है इनकी क्या की, खोज की। तो बिल्कुल आसान बात है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो सेटनकार ने झालावाड़ से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। तो देखो सेटनकार जो है ना, इन्होंने झालावाड़ से पाषाणकालीन जो उपकरण हैं उनकी क्या की, खोज की। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको सही समझ में आ गई। इसके बाद में बात करते हैं कि B ओलचिन ने जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। तो जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की, तो B ओलचिन ने की। अब देखो पूर्व पाषाणकालीन स्थल और इनके खोजकर्ता कौन से हैं। देखो पूर्व पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं और खोजकर्ता। देखो चित्तौड़गढ़ में नगरी और सानिता दो जगह हैं, इनके जो खोजकर्ता हैं पूर्व पाषाणकालीन स्थल हैं SR राव। जालोर में जो पूर्व पाषाणकालीन जो स्थल है इसकी खोज किसने की, B ओलचिन ने की। मंडपिया में पूर्व पाषाणकालीन जो स्थल है इसकी खोज किसने की, VN मिश्र ने की। दौसा में पूर्व पाषाणकालीन जो स्थल है इसकी खोज किसने की, कलाइल ने की। और भानगढ़ में पूर्व पाषाणकालीन जो स्थल है इसकी खोज किसने की, K सौंदराजन ने की। किसने की, K सौंदराजन ने। तो देखो चित्तौड़गढ़, नगरी और सानिता ये दो जगह जहाँ पे पूर्व पाषाणकालीन स्थल मिले। तो SR राव ने खोज की, जालोर में B ओलचिन ने की, मंडपिया में VN मिश्र ने की, दौसा में कलाइल ने की, भानगढ़ में K सौंदराजन ने की, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखो आगे अपन बात करते हैं कि पत्थर से बने इन उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। देखो
पत्थर से बने हुए छोटे जो उपकरण होते हैं ना, इनको माइक्रोलिथ बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं लघु पाषाण उपकरण बोलते हैं। देखो नव पाषाण काल के उपकरण जो है ना, नव पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो भीलवाड़ा जिले के बागोर और बाड़मेर के तिलवाड़ा नामक स्थल से प्राप्त हुए। तो नव पाषाण काल के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले थे? भीलवाड़ा जिले के बागोर से और बाड़मेर के तिलवाड़ा नामक जो स्थान है इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं और उनकी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, देखो राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं गंगानगर में कौन कौन से सभ्यता स्थल है। देखो इसमें बरौर है, अनूपगढ़ है, तरखान का डेरा है और चक 64 है। देखो बरौर, अनूपगढ़, तरखान का डेरा और चक 64 ये जो देखो ये क्या है, प्राचीन सभ्यता स्थल जो है ना, प्राचीन जो सभ्यता स्थल हैं जो श्री गंगानगर में कौन कौन से हैं? बरौर है, अनूपगढ़ है, तरखान का डेरा है, चक 64 है, ये गंगानगर में है। इसके बाद में हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, पीलीबंगा है, बड़ोपल है और रंग महल है, ये हनुमानगढ़ में प्राचीन सभ्यता स्थल है। सोंथी कहाँ पे है? ये बीकानेर में है। सुनारी कहाँ पे है? ये झुंझुनू में है। सुनारी कहाँ पे है? झुंझुनू में है। देखो कालीबंगा, पीलीबंगा, बड़ोपल, रंग महल ये हनुमानगढ़ में, सोंथी बीकानेर में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट बात करते हैं सुनारी कहाँ पे है? तो सुनारी है अजमेर में। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। बैराठ और जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में। बैराठ और जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में है। इसके बाद में दर और नोह जो है ये कहाँ पे? दर और नोह कहाँ पे हैं? ये भरतपुर में है। नगर और रेड कहाँ पे है? ये टोंक में है। नगर और रेड कहाँ पे है? टोंक में है। बागोर और ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा में है। बागोर और ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा में। नगरी कहाँ पे? नगरी चित्तौड़गढ़ में है ना। इसके बाद में देखो गिलूंड और पचमता कहाँ पे है? तो ये राजसमंद में है। गिलूंड और पचमता कहाँ पे है? राजसमंद में। आहड़ और बालाथल ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। आहड़ और बालाथल कहाँ पे है? उदयपुर में। तिलवाड़ा कहाँ पे है? ये बाड़मेर में है। तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर में है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। दर और नोह भरतपुर, नगर और रेड टोंक, बागोर ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़, गिलूंड और पचमता राजसमंद, आहड़ और बालाथल उदयपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर, ये सारे सभ्यता स्थल हैं। आगे चलते हैं सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं, जिला कहाँ पे है। देखो गणेश्वर जो सभ्यता है ये कहाँ पे है? सीकर में है। ताम्रयुगीन स्थल है ये भी। देखो इसके बाद में कालीबंगा ताम्र कांस्य युगीन है, ये हनुमानगढ़ में है। गिलूंड जो है राजसमंद में है, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहड़ जो ना ताम्र कांस्यन युगीन सभ्यता है, झाड़ोल है, ये उदयपुर में है। पिंड और पाड़लिया कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद में कुराड़ा जो है ना नागौर में है। कुराड़ा जो है ये कहाँ पे है? नागौर में। ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। साबणिया और पूगल कहाँ पे हैं? बीकानेर में। साबणिया और पूगल कहाँ पे है? बीकानेर में है। नंदलालपुरा, किराडोत और चिथवाड़ी। नंदलालपुरा, किराडोत और चिथवाड़ी कहाँ पे है? जयपुर में। नंदलालपुरा, किरारोड और चिथवाड़ी कहाँ पे है? जयपुर में है। एलाना कहाँ पे है? एलाना जालोर में है। बूढ़ा जो पुष्कर है ये अजमेर में है। बूढ़ा पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में है। कोल माहौली कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। कोल माहौली कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। और मलाह है ये कहाँ पे है? भरतपुर में है। तो ये सब ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल हैं जिनको अपन ने यहाँ पर चर्चा की है। अब देखो आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं कुराड़ा नागौर से ताम्रयुगीन प्रणाल युक्त अर्धपात्र प्राप्त हैं। कुराड़ा जो नागौर है वहाँ से ताम्रयुगीन प्रणाल युक्त अर्ध जो पात्र हैं वो प्राप्त हुए हैं, है ना। इसके बाद में जो प्राचीन राजस्थान और पश्चिमी एशिया मतलब ईरान से पारस्परिक संबंधों को इंगित करते हैं। देखो कुराड़ा जो नागौर से है ना, यहाँ पे ताम्रयुगीन प्राणयुक्त अर्धपात्र प्रणाल युक्त जो अर्धपात्र प्राप्त हुए हैं, जो प्राचीन राजस्थान और पश्चिमी जो एशिया है जिसको ईरान भी कह सकते हैं से पारस्परिक संबंधों को क्या करते हैं? अंकित करते हैं। देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं मल्लाह भरतपुर से प्रचुर मात्रा में ताम्र हारपून और तलवारें प्राप्त हुई है। मल्लाह जो भरतपुर में जो जगह है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में ताम्र हारपून और तलवारें प्राप्त हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सही समझ में आ गई। कालीबंगा सभ्यता की है ना,
तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है अमलानंद घोष ने की थी 1952 में घग्गर नदी या सरस्वती नदी के बाएं तट पर पीलीबंगा हनुमानगढ़ की जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखो देखो कालीबंगा जो है ना, कालीबंगा इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। कब की? 1952 में की, घग्गर नदी के बाएं तट पर कि जो हनुमानगढ़ के जो जिला मुख्यालय है उसके दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम का मतलब आप समझते हो, दक्षिण पश्चिम। ये जो देश देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, देखो दक्षिण पश्चिम ये जो दिशा है ना, जैसे ये हनुमानगढ़ है तो इसके दक्षिण पश्चिम में ये कालीबंगा। तो देखो कालीबंगा के बारे में खोज अमलानंद घोष ने 1952 में घग्गर नदी के बाएं तट पर की। पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में है, जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में क्या है? स्थित है। तो कालीबंगा के बारे में इतना आपको पता चल गया। देखो इसके बाद में देखो अमलानंद घोष ने तो इसकी खोज कर दी 1952 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली के निर्देशन में 1961 में बीवी लाल, जिसका नाम है ब्रजवासी लाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर, यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। देखो इसके बाद में भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है नई दिल्ली के द्वारा 1961 में बीवी लाल मतलब ब्रजवासी लाल और बीके थापर मतलब बालकृष्ण थापर ने यहाँ पे क्या करवाया? उत्खनन कार्य करवाया। कब करवाया? 1961 में करवाया। किसके निर्देशन में करवाया? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली के निर्देशन में करवाया। इसके पश्चात देखो 1961 में बीवी लाल और बीके थापर ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाया। इसके बाद में एमडी खरे, जेपी जोशी, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन ने इस उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया। देखो इसके बाद में क्या होता है? एमडी खरे, जेपी जोशी, केएम श्रीवास्तव और एसपी जो जैन है ना, जो कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है इसके उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया। देखो एमडी खरे, जेपी जोशी, जगपति जोशी है ना, केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन ने इस उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया। इसके बाद में बात करते हैं, देखो इसके बारे में बात करते हैं, आगे बात करते हैं। 1919 में एलपी टेसीटोरी ने अपने इटली के संक्षिप्त प्रवास के दौरान सर जॉर्ज गियर्सन को पत्र लिखकर कालीबंगा से मिली 2 काल की वस्तुओं की खोज के विषय में सूचित किया। 2 काल की जो वस्तुएं हैं उसके विषय में क्या किया? सूचित किया। कालीबंगा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रथम जानकारी थी। जो कालीबंगा के जो संदर्भ है ना उसके बारे में वैश्विक स्तर पर प्रथम जानकारी थी। देखो बिल्कुल आसान बात है। 1919 में एलपी टेसीटोरी ने क्या किया? इटली के जो संक्षिप्त प्रवास के दौरान उन्होंने सर जॉर्ज गियर्सन को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कालीबंगा से मिली 2 काल की जो वस्तुएं हैं उसके विषय में उनको क्या किया? सूचित किया। और कालीबंगा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर ये कैसी जानकारी थी? प्रथम जानकारी थी, ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं यह सभ्यता, देखो कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। यह सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन या कांस्य युगीन है, जिसका काल जो है ना 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। देखो कालीबंगा जो सभ्यता है ना ये कैसी है? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है या कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसका काल क्या है? 300 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। यहाँ उत्खनन से प्राप्त प्रमाण के आधार पर अध्ययन 2 काल में किया जा सकता है। देखो उत्खनन से प्राप्त जो प्रमाण है उसके आधार पर अध्ययन जो है ना 2 काल में किया जा सकता है। कौन कौन से काल हैं? एक तो है देखो अध्ययन जो है 2 कालों में किया जा सकता है। पहला है जिसको प्रारंभिक या पूर्व हड़प्पा काल कहा जाता है, जिसका समय 3000 से 2700 ईसा पूर्व है। दूसरा है विकसित हड़प्पा काल, जिसका जो कार्यकाल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। देखो कालीबंगा के उत्खनन से 5 स्तर प्राप्त हुए। कालीबंगा जो है ना इसके उत्खनन से कितने स्तर प्राप्त हुए? 5 स्तर। प्रथम 2 स्तर से प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। पहले जो 2 स्तर है ना वहाँ पे तो प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले, जबकि अंतिम स्तरों से हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले? अवशेष मिले हैं। तो प्रथम 2 स्तरों से तो प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, अंतिम 2 स्तरों से हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं।
इनमें से 3 स्तरों का पुनर्निर्माण हुआ है। जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें जो 5 स्तरों में से 3 जो स्तर हैं इनका क्या हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है। तो ये अपन कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल आसान आसान बातें हैं। देखो इसके बाद में कालीबंगा के बारे में और क्या जानते हैं। यह एक नगरीय मतलब सिंधु नगर या हड़प्पा सभ्यता का नगर सभ्यता है, या कह सकते हैं ये एक नगरीय सभ्यता है ना, जिसका सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का नगर था ये ना। इसके बाद में बात करें जिसका नामकरण उत्खनन से प्राप्त, नामकरण जो है ना उत्खनन से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी पड़ा, तो इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। कालीबंगा, काली चूड़ियाँ, बंगा मतलब चूड़ियाँ। तो देखो इसके बाद में देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है, तो किसको कहा है, तो आप कहोगे कालीबंगा की। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी कहा है। देखो इसके बाद में बात करते हैं कच्ची ईंटों से निर्मित मकान होने के कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। देखो कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ पे ईंटें कैसे मिली है, कच्ची ईंटें मिली हैं, इस कारण से इसको है ना दीनहीन बस्ती कहा है। देखो इसके बाद में कालीबंगा में नगर नियोजन की बात करें तो कालीबंगा में नगर नियोजन जो था किस प्रकार से था उसको अपन यहाँ पे बात करेंगे। कालीबंगा का नगर नियोजन, कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी व समकोण पर काटती सड़कें थी। यहाँ पे सड़कों के किनारे नालियाँ आदि इसके विकास की परिचायक थी। देखो कालीबंगा का नगर नियोजन कैसा था, सुव्यवस्थित नगर नियोजन था यहाँ पे ना। यहाँ पे 5 से 5.5 मीटर की चौड़ी सड़कें होती थी और समकोण पर काटती जो सड़कें हैं और सड़कों के किनारे जो नालियाँ बनी हुई है इसके विकसित होने का क्या थी, परिचायक थी। ये सारी बातें कालीबंगा में थी। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें एक पूर्वी टीला है जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं और पश्चिमी टीले में दुर्ग है जिसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है। देखो कालीबंगा जो है ना यहाँ पे नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हैं। एक तो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला तो साधारण बस्ती, पूर्वी टीला में कैसा है, साधारण बस्ती के साक्ष्य मिला है। पश्चिमी जो टीला है उसमें एक दुर्ग है और उसके चारों ओर है ना सुरक्षा की प्राचीर है। तो पूर्वी टीला तो साधारण बस्ती है और पश्चिमी टीला में एक दुर्ग है जिसके चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर है। तो आप समझ सकते हो पूर्वी टीलों में तो साधारण बस्ती है तो कौन लोग रहते होंगे और पश्चिमी टीले में कौन रहते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं दुर्ग या पश्चिमी टीला। देखो दुर्ग क्षेत्र जो ना पूर्ववर्ती काल के अवशेषों पर बसा था। देखो दुर्ग जो क्षेत्र है जो उससे पहले के जो काल थे ना, जैसे कह सकते हैं प्राक हड़प्पा काल, उसके अवशेषों पर बसा था जो समचतुर्भुजाकार परकोटे से सुरक्षित था। देखो दुर्ग क्षेत्र जो है पूर्ववर्ती काल के अवशेषों पर बसा था जो समचतुर्भुजाकार परकोटे से सुरक्षित था। इसके बाद में बात करते हैं दुर्ग के दक्षिणी आधे हिस्से में, दुर्ग का जो दक्षिणी आधा हिस्सा है उसमें कच्ची ईंटों से निर्मित 5-6 बड़े चबूतरे मिले हैं। देखो दुर्ग का जो दक्षिणी आधा हिस्सा है ना उसमें कच्ची ईंटों से निर्मित जो है ना 5-6 बड़े क्या हैं, चबूतरे मिले हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो उनमें से कुछ धार्मिक अनुष्ठान हेतु प्रयुक्त होते थे। दक्षिणी आधे हिस्से में ना कच्ची ईंटों से निर्मित 5-6 बड़े चबूतरे मिले हैं। उनमें से कुछ धार्मिक अनुष्ठान हेतु क्या होते थे, प्रयुक्त होते थे। इसके अलावा देखो चबूतरे पर पंक्तिबद्ध 7 अग्नि वेदिकाएँ हैं। चबूतरा जो है ना उस पर पंक्तिबद्ध 7 अग्नि वेदिकाएँ हैं। एक स्नान करने हेतु ईंटों का फर्श एक कुआं मिला है। देखो चबूतरे पर पंक्तिबद्ध 7 अग्नि वेदिकाएँ हैं, एक स्नान करने हेतु ईंटों का जो फर्श मिला है और कुआं मिला है। इसके अलावा बात करें दुर्ग के उत्तरी भाग में अभिजात्य या पुजारी वर्ग के लोगों का आवास गृह थे। देखो दुर्ग का जो उत्तरी भाग है ना उधर क्या था, अभिजात्य कह सकते हैं या पुजारी वर्ग के जो लोग हैं उनके क्या थे, आवास गृह थे। इसके बाद में बात करें निचला टीला या पूर्वी टीला। देखो
दूसरा बात करते हैं निचला टीला या पूर्वी टीला। देखो यह भी कच्ची ईंटों की प्राचीर से सुरक्षित था। निचला टीला या पूर्वी जो टीला है ये कच्ची ईंटों की प्राचीर से क्या था, सुरक्षित था। इसमें 360 गुणा 240 मीटर परकोटे के अंदर गलियां उत्तर से दक्षिण व पूर्व पश्चिम दिशा में जाल प्रारूप में अवस्थित थी। देखो निचले टीले की बात करें तो कच्ची ईंटों के प्राचीर से ये भी सुरक्षित था। 360 गुणा 240 मीटर परकोटे के अंदर जो गलियां हैं उत्तर दक्षिण से और पूर्व पश्चिम दिशा में, जैसे ऐसे देखो ऐसे जाल था, ऐसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में जाल प्रतिरूप में अवस्थित थी। यहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। जो पश्चिमी पूर्वी जो टीला है ना, यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले। इसके बाद में कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें भवन निर्माण की बात करें तो भवन प्राय एक मंजिला व कच्ची ईंटों से निर्मित थे। देखो ईंट पकाने के लिए भट्टे के अवशेष यहाँ पे नहीं मिले, मतलब भवन जो थे एक मंजिला थे और कच्ची ईंटों से निर्मित थे। ईंट पकाने के यहाँ पे कोई अवशेष नहीं मिले हैं, है ना। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था, प्रत्येक जो घर है उसमें एक आंगन होता था जिसके 2 या 3 तरफ आवासीय कक्ष होते थे। प्रत्येक जो घर है ना उसमें एक आंगन होता था जिसके 2 या 3 तरफ जो ना आवासीय कक्ष होते थे। इसके बाद में आगे बात कर रहे हैं नगर के भवनों व सड़कों का नियोजन शतरंज पद्धति की भांति था। नगर के जो भवन हैं और सड़कों का जो नियोजन था वो शतरंज की जो पद्धति है उसकी भांति था, है ना। आगे बात करें कि भवन में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और मुख्य जो मार्ग है की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर तक थी। देखो भवन में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और मुख्य मार्ग की जो चौड़ाई है 5 से लेकर 5.5 मीटर तक थी, है ना। इसके बाद में बात करते हैं भवन में प्रयुक्त ईंटों की जो माप है, भवन में प्रयुक्त ईंटों की जो माप है दुर्ग में प्रयुक्त ईंटों के अनुरूप थी। भवन में प्रयुक्त जो ईंटों की जो माप है दुर्ग में प्रयुक्त ईंटों के अनुरूप ही थी, है ना। इसके बाद में बात करें फर्श और छतें मिट्टी की बनी थी। कुछ भवनों की फर्शें कच्ची ईंटों और छतें अलंकृत खैरपैलों से बनी थी। देखो यहाँ पर अपन बात करें प्रयुक्त ईंटों की जो माप है दुर्ग में प्रयुक्त ईंटों के अनुरूप थी। तो देखो भवन में प्रयुक्त जो ईंटों की जो माप है ना, जैसी दुर्ग में ईंटें काम में ली गई थी वैसी थे ना। फर्श और छतें जो है मिट्टी की बनी हुई थी। कुछ भवनों की जो फर्शें हैं कच्ची मिट्टी और छतें जो है ना अलंकृत खरपैलों से बनी थी। इन भवनों की छतें लकड़ी की सहतीरों पर खपरेल डालकर बनाई गई थी। ये जो भवन है इनकी छतें कैसे बनी गई, लकड़ी की जो सहतीरों हैं उन पे खपरेल डालकर बनाई गई थी। तो ये तो भवन निर्माण हो गया। अब कालीबंगा में ना नाली का निर्माण कैसा था। हाँ जी, आगे बात करते हैं नाली निर्माण की। तो घरों की सफाई का विशेष प्रबंध था। गंदे पानी की निकासी के लिए पूरे मकान में लकड़ी व ईंटों की नालियाँ थीं। देखो घरों में जो सफाई है उसके लिए विशेष प्रबंध था और गंदे पानी के निकासी के लिए पूरे मकान में लकड़ी व ईंटों की नालियाँ थीं जिनका पानी मकान के बाहर विशेष प्रकार के गड्ढों में गिरता था। जिनका जो पानी है मकान के जो बाहर है विशेष प्रकार के गड्ढों में गिरता था। देखो लकड़ी की नाली के अवशेष केवल कालीबंगा से प्राप्त हैं। तो देखो बहुत अच्छी बात है, लकड़ी की जो नाली के जो अवशेष हैं वो केवल कहाँ से प्राप्त हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। देखो इसके बाद में बात करते हैं यहाँ नालियों को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा में जो है ना नालियों को बनाने के लिए कौन सी ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कैसे ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। आपको यहाँ पे प्रारूप दिखाया गया है। देखो इधर तो ये है पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग या पश्चिमी टीला कहते हैं ना, और इधर है पूर्वी टीला, ये है पूर्वी टीला। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके बताएंगे। देखो सबसे पहले पूर्वी टीलों की बात करें तो लकड़ी की नाली के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। ये एक नगरीय सभ्यता थी। देखो यहाँ पे इस हिसाब से घर बने हुए हैं। जाल प्रतिरूप में यहाँ पे गलियाँ बनी हुई है। देखो यहाँ पे देखो ऐसे आर पार, ऐसे इधर से भी निकल जाओगे, इधर से भी, इधर से भी। तो जाल प्रतिरूप में यहाँ पे
नालियाँ मिली हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। पूर्वी जो टीला है 240 मीटर लंबा है, चौड़ा है ऐसे कह सकते हैं, 360 मीटर लंबा है। इसके बाद में बात करते हैं पश्चिमी टीले की। पश्चिमी जो टीला है ना, जैसे यहाँ पे जो पश्चिमी टीले का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे पुजारी या अभिजात जो वर्ग है उसका क्या आवास है ना, और दक्षिण में है ना चबूतरे बने हुए हैं ऐसे, है ना, और एक जो चबूतरा है ना उस पे 7 अग्नि वेदिकाएँ बनी हुई हैं। और देखो पश्चिमी जो टीला है ना उसके चारों तरफ 120 गुना 240 का ये परकोटा बना हुआ है, 120 गुना 240 का परकोटा बना हुआ है। इसके अलावा देखो इधर एक कब्रिस्तान भी है। तो ये सब कालीबंगा सभ्यता के बारे में है। आगे बात करते हैं कालीबंगा से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। कालीबंगा से इसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य। प्राक हड़प्पा कालीन कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य, तो देखो इसमें बात करें दक्षिणी पूर्वी प्राचीर के बाहर दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हैं। दक्षिणी पूर्वी जो प्राचीर है उसके बाहर दोहरे जुते हुए खेत के क्या मिले हैं? प्रमाण। दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण हैं। जो विश्व में जुते हुए जो खेत है उसके सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। यह जो खेत है ना रक्षा प्राचीर के बाहर दक्षिणी पूर्वी भाग में मिला है। यह जो खेत है ना ये रक्षा प्राचीर के जो बाहर है ना दक्षिणी पूर्वी भाग में मिला है। इसके बाद में बात करते हैं खेत की जुताई जो ना, देखो इसके बाद में बात करते हैं खेत की जो जुताई है ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, जिसमें 2 प्रकार की फसलों को एक साथ उगाया जाता था। देखो कालीबंगा में जो खेत की जो जुताई थी वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, जिसमें 2 प्रकार की जो फसलों को एक साथ यहाँ पे उगाया जाता है। और वो 2 प्रकार की फसलें कौन कौन सी थी? संभवतः गेहूँ, जौ और बाजरा। गेहूँ, जौ और बाजरा यहाँ पे इसकी खेती की जाती है ना, की जाती थी। हाँ देखो भूकंप आने के जो प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। देखो भूकंप आने के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। देखो मरण जो पट्टिका है ना उस पर उत्कीर्ण है सींग युक्त देवता की यहाँ पे आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ पे बेलनाकार तंदूर मिला है। क्या मिला है? बेलनाकार तंदूर मिला है। इसके अलावा देखो मिट्टी की मोहरें हो गई। देखो कालीबंगा में मिट्टी की मोहरें हो गई, नाप तोल के पैमाने हो गए, कांच के मनके हो गए, ये सब यहाँ पे मिले हैं। गाड़ी के पहिए और खंडित बैल की जो मूर्ति है वो भी कालीबंगा से मिली है। गाड़ी के तो पहिए हो गए, खंडित जो बैल है उसकी मूर्ति भी कालीबंगा से मिले हैं। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने भी कालीबंगा में मिले हैं। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले जो खिलौने हैं वो भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। इसके बाद देखो पहले तो अपन ने कौन से साक्ष्य पढ़े हैं? प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य पढ़े हैं। इसके बाद में देखो हड़प्पा कालीन जो साक्ष्य हैं वो कौन कौन से अपने को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं उसकी एक एक करके यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखो हड़प्पा कालीन साक्ष्य कौन कौन से हैं? हड़प्पा कालीन साक्ष्य शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण। शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कहीं पे मिले हैं? तो वो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो देखो इसमें देखो यहाँ से एक युगल समाधान तथा अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है, जिसमें बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने के प्रमाण हैं। देखो यहाँ पे शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे एक युगल समाधान मतलब जोड़े से समाधान किया गया है, मतलब जोड़े से ना अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिसमें बच्चे की एक खोपड़ी में ना 6 छिद्र किए जाने के प्रमाण हैं। इसके विश्लेषण से मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता चलता है। देखो खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं और इसके विश्लेषण से मस्तिष्क शोध की जो बीमारी है उसका यहाँ पे पता चलता है। देखो यहाँ पे लिपि कौन सी थी? सैंधव लिपि। कालीबंगा की जो लिपि है सिंधु लिपि के समान ही थी, जिसमें दाएं से बाएं लिखा जाता है। मिट्टी के बर्तनों और मुहरों पर लिपि के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखो यहाँ पे जो लिपि थी
कालीबंगा में सैंधव लिपि थी, मतलब कालीबंगा की जो लिपि थी सिंधु लिपि के यहाँ पे क्या थी, ये समान थी, जहाँ पे दाएं से बाएं लिखा जाता था और मिट्टी के बर्तनों और मुहरों पर यहाँ पे लिपि के अवशेष मिले हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बेलनाकार मुहरें मिली हैं कालीबंगा से, तो कालीबंगा से मिट्टी से बनी सर्वाधिक मुहरें मिली हैं। देखो कालीबंगा से मिट्टी से बनी सर्वाधिक मुहरें मिली है। यहाँ से प्राप्त जो मुहरें हैं मेसोपोटामिया की जो मुहरें हैं उससे समान हैं। कालीबंगा में देखो मिट्टी से बनी जो मोहरें, सर्वाधिक मोहरें यहाँ पे मिली हैं, और ये जो मोहरें हैं ये मेसोपोटामिया जो ईरान की जो सभ्यता उसके क्या हैं, समान हैं। और कमरों के ऊपर छेद किए हुए किवाड़, देखो कमरों के ऊपर छेद किए हुए किवाड़ व सिंध क्षेत्र के बाहर मुहर व व्याघ्र का अंकन केवल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। देखो कमरों के जो ऊपर है ना छेद किए हुए किवाड़ और सिंध क्षेत्र के बाहर मुहर और व्याघ्र का जो अंकन है वो केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अंत्येष्टि क्रियाविधि, देखो कालीबंगा में है ना अंत्येष्टि किस हिसाब से की जाती थी। कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले के दक्षिणी और पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान स्थित है। देखो दुर्ग वाला जो किला है उसके दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर पे है ना कब्रिस्तान स्थित है। और यहाँ शव विसर्जन के 37 प्रमाण मिले हैं। कब्रिस्तान में कितने शव विसर्जन के प्रमाण मिले हैं, 37 प्रमाण मिले हैं। यहाँ 3 प्रकार की शवाधान विधियाँ हैं। यहाँ पे जो कालीबंगा थी यहाँ पे शवाधान की कितनी विधियाँ थी, 3 प्रकार की। वो कौन कौन सी, एक है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह संस्कार प्रचलित थी। तो कालीबंगा में शवाधान की कितनी विधियाँ प्रचलित थी, एक तो पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, तीसरी थी दाह संस्कार। इसके अलावा देखो कालीबंगा से जो बर्तन मिले वो कैसे थे, उनकी अगर चर्चा करें तो बर्तन लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में ना लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं अंकित हैं। कालीबंगा से है ना लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर काली और सफ़ेद रंग की जो रेखाएं हैं वो अंकित हैं। जैसे लाल रंग के बर्तन हो गए, देखो जैसे मान लो ये कोई बर्तन हो गया, अब इस पे काली और सफ़ेद रंग की जो रेखाएं हैं वो यहाँ पे अंकित हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के जो बर्तन हैं पतले और हल्के हैं जिनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। देखो कालीबंगा से जो बर्तन मिले हैं वो पतले हैं और हल्के हैं और इनमें न तो सुंदरता है और सुडौलता का भी इनमें क्या है, अभाव है। इसके अलावा कालीबंगा से देखो मूर्ति कला के बारे में क्या जानकारी मिलती है। कालीबंगा से मिट्टी के वृषभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए हुए बगुला और 3 मानव आकृतियाँ मिली हैं। तो देखो कालीबंगा से क्या क्या मिली हैं, मिट्टी का वृषभ मिला है, कुत्ता मिला है, भेड़िया मिला है, चूहा मिला है, हाथी मिला है और पंख फैलाए हुए बगुला मिला है। 3 मानव की आकृतियाँ यहाँ पे मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त मरण मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्ति आक्रामक सांड की है। देखो यहाँ पे जितनी भी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय कौन सी मूर्ति है, जो आक्रामक सांड की जो मूर्ति है ना वो सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। इसके अलावा देखो यहाँ पे और किस किस की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे गैंडा, चीतल और ऊँट की हड्डियाँ व हिरण के सींग भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। गैंडा, चीतल, ऊँट की हड्डियाँ और हिरण के सींग भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, परंतु कुबड़ वाले बैल की हड्डियाँ जो हैं वो यहाँ पे अधिक मिली हैं। देखो क्या क्या मिला है यहाँ पे आपको, गैंडा, चीतल और ऊँट की हड्डियाँ और हिरण वाले सींग भी उत्खनन से यहाँ पे प्राप्त हैं, लेकिन कुबड़ वाले जो बैल है ना उसकी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा मिली हैं। इसके अलावा अन्य साक्ष्य क्या क्या मिले हैं कालीबंगा से, तो देखो अन्य साक्ष्यों की अगर बात की जाए तो 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। यहाँ यह आयताकार रूप में थी जिसमें पशुओं की हड्डियाँ थी। यहाँ पे देखो 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं कालीबंगा में जो उस आयताकार रूप में थी और जिसमें पशुओं की हड्डियाँ थी। इसके अलावा बात करें कालीबंगा के दोनों टीले के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है जिसको दुर्गीकरण कहते हैं। कालीबंगा के जो दोनों टीले हैं उनके चारों ओर क्या है, सुरक्षा प्राचीर है जिसको दुर्गीकरण कहते हैं। इसके भी साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य और खिलौना रेलगाड़ी
देखो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य और खिलौना रेलगाड़ी के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तांबे से बने कृषि औजार, कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन, गाय के मुख के प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, कांच की मणियाँ, शतरंज व चौसर की गोटियाँ, चूड़ियाँ एवं कुल्हाड़ियाँ, अंडाकार कुएं, पत्थर के सिलबट्टे, चाक निर्मित मृत भांड और अलंकृत ईंटों का जो प्रयोग है यहाँ पे हुआ है। टोंटीदार प्यालियाँ, चमकदार पत्थर के लंबे फल। इसके अलावा भी और भी बात कर लेंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या मिले हैं, तांबे के बने कृषि के औजार मिले हैं, कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन मिले हैं, गाय के मुख के प्याले मिले हैं। इसके अलावा देखो और क्या मिले हैं, तांबे के बैल मिले हैं, कांस्य दर्पण मिला है कालीबंगा में, हाथी दांत का कंघा मिला है कालीबंगा में, कांच की मणियाँ मिली हैं कालीबंगा में, शतरंज और चौसर की गोटियाँ मिली हैं कालीबंगा में, चूड़ियाँ और कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, अंडाकार कुएँ मिले हैं, पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं, चाक निर्मित मृत भांड मिले हैं, अलंकृत ईंटों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है कालीबंगा में। इसके अलावा टोंटीदार प्यालियाँ मिली हैं, चकमक पत्थर के लंबे फल मिले हैं, चकमक पत्थर से निर्मित तोलने के बाट यहाँ पे मिले हैं, शंख या वलय के यहाँ पे आभूषण मिले हैं। तो देखो इस सभ्यता का जो पतन है ना लगभग 1900 ईसा पूर्व हो जाता है। ये जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसका पतन कब होता है, लगभग 1900 ईसा पूर्व इसका पतन हो जाता है। कालीबंगा सभ्यता के पतन से संबंधित मत क्या क्या हैं, देखो आगे अपन बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के पतन से संबंधित क्या क्या मत हैं विद्वानों के। तो देखो सबसे पहले बीरबल साहनी और गुरदीप सिंह, बीरबल साहनी और गुरदीप सिंह क्या कहते हैं कि जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसका जो परिवर्तन है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। जबकि डेल्स जो है ना ये मानते हैं कि घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण कालीबंगा जो सभ्यता है इसका पतन हो गया। जबकि गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए। देखो गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि सूखे के कारण जो है ना लोग दूसरी जगह जाके बस गए, ये मानते हैं कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारण। इसके अलावा भी कुछ स्मरणीय तथ्य हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित, उनको अपन यहाँ पे एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है कालीबंगा राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तो देखो राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया तो वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की जो स्थापना है, कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की जो स्थापना है वो कब की गई, स्थापना 1985 में की गई। 18 मई 2017 को इसे दोबारा खोला गया और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा की गई। देखो कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1985 में की गई, किसके द्वारा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा की गई और इसको 18 मई 2017 को इसे दोबारा से खोला गया है ना। इसके बाद में बात करते हैं कालीबंगा से ना मोहनजोदाड़ो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिली हैं। देखो जैसे मोहनजोदड़ो में मिली है ना लिंग की मूर्तियां हो गई, मातृशक्ति की मूर्तियां हो गई, यहाँ से नहीं मिली हैं, जिससे यहाँ के लोगों के धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया। जिससे कालीबंगा में जो लोग रहते हैं ना इसकी धार्मिक भावना का यहाँ पे कोई पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा बात करें कि पाकिस्तान में जो कोट दीजी नामक पुरातत्व स्थल से प्राप्त अवशेष कालीबंगा अवशेषों के से काफ़ी साम्यता रखते हैं। पाकिस्तान का जो कोट दीजी जो पुरातात्विक जो स्थल है उससे जो अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा से जो अवशेष मिले हैं उससे क्या रखते हैं, काफ़ी साम्यता रखते हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात में धोलावीरा के बाद में, हरियाणा में तो है राखीगढ़ी और गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। देखो हरियाणा में राखीगढ़ी, गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो देखो पहले पे राखीगढ़ी, दूसरे पे गुजरात का धोलावीरा और थर्ड पे हो गया अपना कालीबंगा, भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। देखो कालीबंगा में मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज
मनके और तांबा भेजा जाता था। कालीबंगा में मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के जो मुख्य केंद्र हैं उनको अनाज भेजा जाता था, मनके भेजे थे, तांबा यहाँ से भेजा जाता था। देखो बेलनाकार तंदूरों के साक्ष्य, बेलनाकार तंदूरों के जो साक्ष्य जो है ना, इस सभ्यता का जो संबंध है ना ईरान और पश्चिमी एशिया से होने का द्योतक है। यहाँ पे देखो बेलनाकार तंदूरों के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसका संबंध जो है ना ईरान और पश्चिमी एशिया से होने का ये प्रमाण मिलता है। इसके अलावा देखो कालीबंगा की नगर योजना, नगरी जो योजना है ना सिंधु घाटी नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा की जो नगर योजना है वो सिंधु घाटी नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। इसके अलावा बात करें कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो अमलानंद घोष जो इसके खोजकर्ता हैं उसको दिया जाता है। देखो यहाँ से केवलू या केलू के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। देखो कालीबंगा से ना केवलू या केलू के प्रयोग के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। इससे संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जिनको अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे। तो ये जो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय तो अमलानंद घोष को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है देखो 1961 में बीवी लाल और बीके जो थापर है, बाल कृष्ण थापर और ब्रजपति बीवी लाल है ना, इन्होंने 1961 में इसका उत्खनन किया था। बाद में एमडी खरे ने भी किया था इसका उत्खनन, लेकिन प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो अमलानंद घोष को ही जाता है। देखो कालीबंगा जो स्थल है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? तो अपन ने देखा था दक्षिण जो पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम मतलब जैसे मान लो ये कोई पतंगाकार आकृति है राजस्थान की, या ये चार दिशाएं हो गई आप है ना, तो ये तो पश्चिम हो गई, ये हो गई दक्षिण, तो इस दिशा में हनुमानगढ़ यहाँ पे है ना, तो इसके ऐसे है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखो 1961 में हमने देखा था बीवी लाल और बीके थापर और एमडी खरे भी उसके उत्खनन में शामिल थे, लेकिन आरसी जो अग्रवाल हैं इनका संबंध गणेश्वर सभ्यता से है, रतन चंद्र अग्रवाल। तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। वैसे सही नहीं है, मतलब आरसी अग्रवाल नहीं थे उत्खनन से संबंधित। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त कितने हड़प्पा कालीन स्तर प्राप्त हुए हैं? तो कितने स्तर प्राप्त हैं? तो 3 स्तर प्राप्त हैं। देखो कालीबंगा सभ्यता स्थल से कितने हड़प्पा कालीन स्तर मिले हैं? तो देखो वैसे तो टोटल तो 5 स्तर मिले हैं, जिसमें देखो प्राक हड़प्पा कालीन 2 स्तर हैं और हड़प्पा कालीन 3 स्तर हैं। तो प्राक हड़प्पा कालीन 2 और हड़प्पा कालीन कितने स्तर हैं? 3 हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो काली जो चूड़ियाँ हैं ये कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा से प्राप्त जो चबूतरे हैं वो निर्मित किससे हैं? कच्ची ईंटों से निर्मित हैं, मिट्टी की ईंटों से कह सकते हैं, या कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य हैं राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य हैं वो राजस्थान की कालीबंगा जो सभ्यता है उससे अपने को प्राप्त हुए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा के बारे में सही कथन है। कालीबंगा के बारे में सही कथन है। कालीबंगा के बारे में सही कथन है। तो कालीबंगा के बारे में क्या सही कथन है? पहला कथन है
कालीबंगा के दुर्ग व निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है, बिल्कुल सही है, दोनों के चारों ओर परकोटा है। दोनों दीवारें कच्ची ईंटों की निर्मित दीवारें हैं, देखो दोनों दीवारें कच्ची ईंटों की दीवारें हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कौन सी सभ्यता है जिसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। नेक्स्ट है किस सभ्यता में लकड़ी से निर्मित नालियों का प्रयोग किया गया था। किस सभ्यता में लकड़ी से निर्मित नालियों का प्रयोग किया गया था, तो इसका सही जवाब है कालीबंगा सभ्यता में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी। कौन से स्थल के उत्खनन से अग्नि वेदिकाएं मिली थी, तो इसके सही जवाब है कालीबंगा से, है ना, उत्खनन से अपने को अग्नि वेदिकाएं मिली थी। देखो हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौ के। देखो यहाँ पे 3 फसलों के अवशेष मिले हैं, गेहूं, दूसरा है जौ और बाजरा। गेहूं, जौ, बाजरा के यहाँ से अवशेष मिले हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो राजस्थान के किस सभ्यता स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो जगह है कालीबंगा। तो कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक जो अवशेष है किस संस्कृति स्तर से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम जुते हुए खेत के जो पुरातात्विक जो अवशेष हैं किस संस्कृति स्तर से जुड़े हैं, तो उसका सही जवाब है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। कौन सी संस्कृति से? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो देखो यहाँ पे दुर्गीकरण भी मिला है, बिल्कुल सही है, अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं, बिल्कुल सही है, शैल चित्र भी मिले हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ना मृद भांड नहीं मिले हैं, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मृद भांड भी मिले हैं, शैल चित्र मतलब गुफाओं के चित्र, है ना, तो ये बी जो आंसर वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातत्व के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं। किसके जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा के पुरातत्व उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका सही जवाब है चावल के साक्ष्य नहीं मिले। देखो गेहूं का भी मिला है, बाजरा की, हाथी की जो दांत की जो कंघी है वो भी यहाँ से मिली है। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कालीबंगा से प्राप्त अवशेष नहीं है। यहाँ पे कौन सा कालीबंगा से प्राप्त अवशेष नहीं है, तो देखो यहाँ पे देखो 6 छिद्र युक्त खोपड़ी भी मिली है, बेलनाकार मोहरें भी यहाँ पे मिली हैं, कब्रिस्तान भी मिला है, लेकिन हारपून जो है ना ये नहीं मिला है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांड को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। देखो राजस्थान के किस स्थल से संबंधित जो मृत भांड है उसको लाल रंग पर ब्लैक बैकग्राउंड की सुंदर ज्यामितीय जो डिजाइन है उससे सजाया गया है, तो इसका सही जवाब है कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त जो मृत भांड है उसके लाल धरातल मतलब बैकग्राउंड कैसा है, लाल है, और उसके बाद में काले रंग की है ना सुंदर ज्यामितियाँ उसके ऊपर बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। कौन सा साक्ष्य नहीं है, तो इसका सही है, देखो यहाँ पे भूकंप के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। खिलौना बैलगाड़ी भी यहाँ पे मिली है, बिल्कुल सही बात है। कांस्य 2 दर्पण है वो भी यहाँ पे मिला है, तो ये भी बात सही है, लेकिन कुष्ठ रोग के प्रमाण यहाँ पे नहीं मिले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कौन सा जो स्थान है वो कालीबंगा के सभ्यता के विषय में सही नहीं है। तो देखो कालीबंगा में ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही बात है, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। दूसरा कथन है कालीबंगा में प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य। देखो यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा में, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा देखो
कालीबंगा की जो खोज है एक इटालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसीटोरी ने किया, मतलब LP टेसीटोरी ने किया। तो बिल्कुल सही बात है ये भी। देखो यहाँ पे देखो प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो देखो अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, लेकिन वो प्राक हड़प्पा कालीन नहीं है, हड़प्पा कालीन है। तो जो डी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का उत्खनित पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा था। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का उत्खनित पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा था, तो आप कहोगे कालीबंगा। स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनित राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा था, कालीबंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं। मतलब कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व सभ्यता से मिलते जुलते जो अवशेष है ना, पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोट दीजी। कोट दीजी से कालीबंगा जो सभ्यता है उससे मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कालीबंगा के संदर्भ में असत्य है। तो देखो इस सभ्यता का जो संबंध है पश्चिमी एशिया से था, बिल्कुल सही है। पश्चिमी एशिया मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता से है, बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है ये ना। यह भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, तो ये बात गलत है। इससे बड़े कौन कौन से हैं, एक तो हरियाणा का राखी घड़ी और गुजरात का धोलावीरा, इससे बड़े पुरातात्विक स्थल हैं। देखो कालीबंगा का नगर नियोजन सिंधु घाटी नगर नियोजन के अनुरूप था, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ मातृ देवी की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कोई मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे नहीं प्राप्त हुई, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 20 जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। देखो किस अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व संभाला, तो सही बात है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली ने इसके उत्खनन का कार्य संभाला। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं। कौन सा पुरातत्व स्थल है जहाँ पे घरों में अंडाकार जो कुएं मिले हैं, तो वो सही जवाब है कालीबंगा। तो उम्मीद करता हूँ कालीबंगा जो सभ्यता आपको सही समझ में आ गई, और इसके बाद में अपन आहड़ सभ्यता को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय